नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। आज के इस अंक में हम बात करेंगे भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा विकसित ब्लैक फंगस के खतरे को कम करने वाले रोगाणुरोधी एयर प्यूरिफायर की। खबरें और भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस अंक की सुर्खियां। ब्लैक फंगस के खिलाफ प्रभावी पहला रोगाणुरोधी एयर प्यूरिफायर विकसित, कोविड अस्पतालों में संक्रमण के खतरे पर रोक लगा सकता है। आईआईटी कानपुर और आईआईटी मुंबई के वैज्ञानिकों का ये नवाचार। रोजाना कुछ देर प्रकृति के बीच समय बिताने से दूर हो जाते हैं विकर्षण। हरियाली मन को शांत कर ध्यान केंद्रित करने में होती है सहायक। भारतीय शोधकर्ताओं के ताजा अध्ययन का निष्कर्ष। और क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पहले परास्नातक पाठ्यक्रम की शुरुआत। भारतीय वैज्ञानिक संस्थान बेंगलुरु के एमटेक कार्यक्रम द्वारा इस क्षेत्र में बढ़ेंगे भविष्य बनाने के बेहतर अवसर। कोरोना महामारी के बीच ब्लैक फंगस के प्रकोप ने चिंताओं को और बढ़ा दिया है। इस जोखिम को कम करने के लिए अब भारतीय शोधकर्ताओं ने एक संभावित उपाय विकसित किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर और आईआईटी मुंबई के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक ऐसा एयर प्यूरिफायर तैयार किया है जो हवा में मौजूद कोरोना वायरस के साथ साथ ब्लैक फंगस और बैक्टीरिया को भी खत्म कर देगा। मौजूदा परिस्थितियों में इस तरह के उपकरण का इस्तेमाल अस्पतालों में कई तरह के संक्रमण को रोक सकता है। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। कोरोना महामारी का प्रकोप खत्म भी नहीं हुआ था कि ब्लैक फंगस संक्रमण ने महामारी को और गंभीर बना दिया। कोरोना संक्रमितों में इस दौरान कई तरह के बैक्टीरियल संक्रमण देखने को मिल रहे हैं। कोरोना समाधानों की तरह भारतीय शोधकर्ताओं ने इस दिशा में भी युद्ध स्तर पर काम किया और अब आईआईटी कानपुर की इंक्यूबेटेड कंपनी एर्थ ने आईआईटी मुंबई के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक रोगाणुरोधी वायु शोधन प्रणाली विकसित करने का दावा किया है। एर्थ के मुताबिक ये अपनी तरह का पहला एयर प्यूरिफायर है जो हवा से कोरोना और ब्लैक फंगस जैसे रोगाणुओं को पकड़कर उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। हॉस्पिटल्स के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो किस तरह से अपने पेशेंट्स के आसपास की हवा में से कीटाणुओं को निकाल सकें। वो कीटाणु हो सकते हैं, वो वायरस हो, वो बैक्टीरिया हो, वो फंगस हो, जिनकी वजह से HAI हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस या सेकेंडरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं। हॉस्पिटल्स के पास दो सॉल्यूशंस अवेलेबल थे आज से पहले। पहला UV लाइट्स का यूज़ किया जाना, दूसरा फ्यूमिगेशन करना। फ्यूमिगेशन में केमिकल्स को एरोसोलाइज किया जाता है, हवा में उड़ाया जाता है उनको, ताकि स्टेरिलाइजेशन हो सके। दोनों ही सॉल्यूशंस के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो तभी किए जा सकते हैं जब आपका कोई भी पेशेंट वहाँ पे मौजूद ना हो, क्योंकि दोनों चीज़ें जो कि UV लाइट या फिर फ्यूमिगेशन, केमिकल फ्यूमिगेशन, दोनों ही हार्मफुल होती हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। इसी को ध्यान में रखते हुए आईआईटी कानपुर और आईआईटी बॉम्बे में एक नए डिवाइस का डेवलपमेंट हुआ है जिसको एंटी माइक्रोबियल एयर प्यूरिफायर बोल रहे हैं। इस एयर प्यूरिफायर में आईआईटी मुंबई द्वारा विकसित सैनिटाइजेशन फॉर एयरबॉर्न वायरस एलिमिनेशन यानी सेव तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो हवा में मानव द्वारा या अन्य कारणों से आने वाले रोगाणुओं को 5 मिनट में पहचान कर उन्हें खत्म कर देता है। अन्य प्यूरिफायर्स के विपरीत ये उपकरण 3 चरणों में काम करता है। पहले चरण में अंदर आने वाले वायरस और बैक्टीरिया को पहचान कर उन्हें निष्क्रिय करता है। दूसरे चरण में कीटाणु स्पेशल फिल्टर में रोगाणु कैद हो जाते हैं। तीसरे चरण में दोबारा से रोगाणुओं को निष्क्रिय किया जाता है। इसके खास फिल्टर वायरस और बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म रोगजनकों को भी पकड़ लेते हैं। 2 अलग अलग प्रयोगशालाओं में परीक्षण के दौरान ये एयर प्यूरिफायर 99.87% तक वायु शोधन करने में सक्षम पाया गया है। ये एक प्यूरिफायर 600 वर्ग फीट क्षेत्रफल में शुद्ध हवा प्रदान कर सकता है। एंटी माइक्रोबियल एयर प्यूरिफायर की टेस्टिंग की गई है 2 अलग लैब्स में। पहला फिक्की रिसर्च एनालिसिस सेंटर के अंदर हमने एरोसोलाइज किया वेरी फाइन वाटर ड्रॉपलेट्स को, जिसके अंदर माइक्रोबियल कंटामिनेंट्स थे। 5 मिनट के बाद हमने ये पाया कि हम 99.87% रिडक्शन पा सकते हैं कीटाणुओं से हवा के अंदर। उसके बाद
10 मिनट में हम 99.99% रिडक्शन पा सकते हैं हवा में से। अलग अलग कीटाणुओं पे टेस्टिंग की गई, जिसमें वायरस आरएनए, बैक्टीरिया और फंगस पे भी टेस्टिंग की गई। दूसरी टाइप की टेस्टिंग हमने CSIR NPL नेशनल फिजिकल लैब में की, जहाँ पे हमने ये सुनिश्चित किया कि हम इतने छोटे पार्टिकल्स को भी निकाल सकें जो कि बराबर हों SARS-CoV-2 साइज़ के, वो वायरस जो कि कोविड-19 फैला रहा है। हमने ये पाया कि हम सिंगल पास एफिशिएंसी 80% अचीव कर पा रहे हैं 100 नैनोमीटर्स के लिए, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। जैसा कि देखा जा रहा है कि सतहों के सैनिटाइजेशन के बावजूद कोरोना या ब्लैक फंगस के एरोसोल द्वारा हवा में फैलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में सटीक वायु शोधन ब्लैक फंगस संक्रमण को भी काफी हद तक रोकने में मददगार हो सकता है। अभी इस्तेमाल की जा रही सैनिटाइजेशन प्रणालियों में लोगों को हटाकर उस जगह को साफ किया जाता है, जबकि इस एयर प्यूरिफायर से ये बाधा भी दूर हो जाती है। ताजा अध्ययन के मुताबिक प्रकृति का अनुभव मानसिक उलझनों को दूर करके ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। महामारी के इस दौर में घरों के अंदर टीवी और गैजेट्स के साथ ज्यादा वक्त बिताने से लोगों में मानसिक तनाव बढ़ रहा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली की यूजर एक्सपीरियंस लैब द्वारा किए गए एक शोध में देखा गया है कि रोजाना थोड़ी देर पेड़ पौधों के बीच समय बिताने से विकर्षण दूर होते हैं और लोग ज्यादा अच्छी तरह ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। इससे साबित होता है कि हरियाली हमारे तंत्र पर प्रभाव डालती है। एक रिपोर्ट। भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधों का बड़ा महत्व रहा है। हमारी सभ्यता के महान व्यक्तित्वों को इसी प्रकृति के बीच ज्ञान की प्राप्ति हुई है। प्रकृति के इसी संज्ञानात्मक प्रभाव को अब विज्ञान ने भी साबित किया है, जो महामारी के इस दौर में जब हम ज्यादातर समय अपने घरों में बंद हैं, लोगों की मनोस्थिति को बेहतर कर सकता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली की यूजर एक्सपीरियंस लैब के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए ताज़ा अध्ययन के मुताबिक रोजाना प्रकृति के बीच समय बिताने से विकर्षणों को दूर कर अपने कामों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। इस स्टडी के द्वारा हमने ब्रेन की एक्टिविटी नेचर में जब एक व्यक्ति होता है उसको मैप करने की कोशिश की गई है। अब नेचर के अंदर कुछ नेचुरली आकर्षित चीज़ें प्रेजेंट है, जैसे कि बर्ड की साउंड है, हरी हरी झाड़ियाँ हैं, पेड़ हैं, रंग बिरंगे फूल पत्तियाँ हैं। ये हमारा ध्यान जो है अपने आप से आकर्षित करती हैं। तो जब हमारा ध्यान उनकी तरफ जाता है तो हम एक यूनिक एक्सपीरियंस अपने अंदर महसूस करते हैं। उस यूनिक एक्सपीरियंस का जो हमारी ब्रेन एक्टिविटी है उस पर क्या असर होता है, ये स्टडी ने उसको मैप करने की कोशिश की है। तो इस स्टडी में हमने EEG द्वारा ब्रेन एक्टिविटी को नापा था और हमने पार्टिसिपेंट्स को एक कॉग्निटिव टास्क दिया था जो उनके अटेंशनल मैकेनिज़म्स जो ब्रेन के उसको एक्टिवेट करे। इस एक्सपेरिमेंट की फाइंडिंग्स ये थी कि नेचर एक्सपीरियंस के बाद जो व्यक्ति था वो अपना ध्यान पहले से ज़्यादा अच्छे से केंद्रित कर पा रहा था, वो कम मिस्टेक्स कर रहा था और जो उसका रिस्पॉन्स टाइम भी जो था एक सेम टास्क के लिए, जो एक नेचर एक्सपीरियंस से पहले टास्क किया था उसने और जो बाद में टास्क किया था उसमें उसका रिस्पॉन्स टाइम भी जो था वो कम था। शोधकर्ताओं के मुताबिक कोरोना काल में अकेलेपन के अलावा पहले भी बढ़ता टीवी और गैजेट का इस्तेमाल खासकर बच्चों में ध्यान संबंधी समस्याओं का जोखिम बढ़ाता रहा है। अध्ययन के दौरान प्रतिभागियों को ऑडियो विजुअल माध्यम से प्रकृति का अनुभव कराया गया और उनके मस्तिष्क की गतिविधियों का मानचित्रण किया गया। शोधकर्ताओं ने पाया कि इस प्रयोग से पहले जांची गई मस्तिष्क गतिविधियों में प्रयोग के बाद काफी सकारात्मक बदलाव आया। इससे साबित होता है कि थोड़ी देर के लिए भी पार्क, बगीचे में टहलना या घरों में अपने पौधों की देखभाल करना, हरियाली को देखना मन को शांत करता है और ध्यान केंद्रित करने में मददगार होता है। इस प्रतिक्रिया को बायोफिलिया यानी जीवन प्रेम कहा जाता है। हमारे उपनिषदों में और वेदों में एक आरण्यक आता है जिसमें बहुत गहरे जीवन के सिद्धांतों की चर्चा होती है। शब्द आरण्यक अरण्य से बना है जिसका अर्थ है जंगल में।
तो ये ऋषि जंगल में जाने को क्यों कहते थे? क्यों कहते थे कि ये बहुत ज़रूरी है कि मनुष्य प्रकृति के पास रहे। और इसके ऊपर पूरे विश्व में बहुत सारे अनुसंधान हुए हैं। हमने भी हमारे लैब में, जो यूज़र एक्सपीरियंस लैब है डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन में, हमने ये जानने की कोशिश की कि मस्तिष्क के साथ क्या घटित होता है जब वह प्रकृति के पास रहता है। तो हमने प्रकृति से जुड़ी कुछ स्टिमुलाई दी लोगों को, और हमने ये देखने की कोशिश की कि उनके मस्तिष्क पे क्या प्रभाव पड़ता है। फिर हमने कुछ काम दिए और हमने ये देखा कि जो काम प्रकृति में रहने के पहले वो काम करते थे, उसमें उनके मस्तिष्क की ऊर्जा अधिक खर्च होती थी, उनका माइंड ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होता था। और जब प्रकृति में रहने के बाद उसी काम को दिया गया तो वो अधिक ध्यानपूर्वक उस काम को कर पाए, और उनमें उनकी मानसिक ऊर्जा का भी कम व्यय हुआ। इस रिसर्च से ये पता चलता है कि यदि हम अपना समय थोड़ा भी अगर प्रकृति के पास गुजारें तो हमारे मस्तिष्क के लिए लाभदायक है। हम अपने काम को अधिक एफिशिएंसी से कर पाएंगे, अधिक फोकस से कर पाएंगे। इस अध्ययन का निष्कर्ष हाल ही में शोध पत्रिका एनल्स ऑफ न्यूरोसाइंसेज में प्रकाशित किया गया है। मानव मस्तिष्क वास्तव में प्रकृति से प्रेम करने के लिए बनाया गया है और लंबे समय से हरियाली को शांति और ऊर्जा के स्रोत के तौर पर देखा जाता रहा है, जिसे आज की शहरी जीवन शैली ने जाने अनजाने भुला दिया है। ये शोध एक बार फिर लोगों को प्रकृति से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगा और समाज में बढ़ रही कई मानसिक समस्याओं को दूर कर सकारात्मक कार्यक्षमता को बढ़ाने में मददगार हो सकता है। ज्ञान विज्ञान में फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द वापस लौटते हैं। अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि की बात की गई है। इसके तहत राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती, लेकिन इसके लगभग 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष के समाप्ति पर संसद द्वारा तय प्रावधानों के मुताबिक रिटायर होंगे। लोकसभा अगर पहले भंग ना हो तो अपनी पहली बैठक की तिथि से 5 बरस तक जारी रहेगी, बशर्ते अगर आपातकाल की उद्घोषणा हुई है तो संसद द्वारा एक बार में इसकी अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती है, और आपातकाल की समाप्ति की उद्घोषणा के बाद इसे 6 महीने की अवधि के बाद विस्तार नहीं दिया जा सकता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। क्वांटम कंप्यूटिंग को कंप्यूटर का भविष्य माना जा रहा है। ये प्रौद्योगिकी नवीन अनुसंधान, आपदा प्रबंधन, उद्योग, चिकित्सा हर क्षेत्र को ज्यादा सटीक और तेज बना देगी। इसी उपयोगिता के चलते भारत में भी क्वांटम टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन पर आधारित राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की गई है। इस उभरते क्षेत्र में तेजी से प्रशिक्षित मानव संसाधन की जरूरत पड़ेगी। इस जरूरत को पूरा करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने पहली बार क्वांटम टेक्नोलॉजी में एमटेक की शुरुआत की है। एक रिपोर्ट। क्वांटम प्रौद्योगिकी एक ऐसा उभरता हुआ क्षेत्र है जिस पर पूरी दुनिया में तेजी से काम हो रहा है। क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों पर आधारित इस तकनीक का शुरुआती प्रयोग 20वीं शताब्दी में सूक्ष्म परमाणुओं और कणों का वर्णन करने के लिए किया गया था। इस क्रांतिकारी विकास ने भौतिक दुनिया के प्रकाश और पदार्थ के बारे में हमारी समझ को बढ़ाया और लेजर, सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर जैसे आविष्कार किए। वर्तमान में ये प्रौद्योगिकी कंप्यूटिंग के क्षेत्र में नई क्रांति लाकर हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण साबित हो रही है। अभी एक सामान्य कंप्यूटर अपनी सूचनाओं को बिट में संग्रहित करता है, जो बाइनरी इनपुट 0 या 1 द्वारा संचालित हो सकती है, जबकि क्वांटम कंप्यूटिंग सूचना क्वांटम बिट या क्यूबिट में संग्रहित करता है
और दोनों बाइनरी इनपुट 0 और 1 को एक साथ ऑपरेट कर सकता है। क्वांटम प्रौद्योगिकी अल्ट्रा फास्ट कंप्यूटिंग क्षमताओं को बढ़ा देगी, जिससे अनुसंधान, संचार, चिकित्सा, उद्योग हर क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है। इस प्रौद्योगिकी से आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्र में भी फायदे होंगे। इसी को देखते हुए भारत सरकार के केंद्रीय बजट 2020-21 में क्वांटम तकनीक और अनुप्रयोग पर आधारित राष्ट्रीय मिशन के लिए अलग से 8,000 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जो कि अगले 5 साल में इस क्षेत्र पर खर्च किया जाएगा। ये कदम इस तकनीकी क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव संसाधन की जरूरत को जाहिर करता है। इस कमी को पूरा करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने पहली बार क्वांटम प्रौद्योगिकी में एमटेक कार्यक्रम की शुरुआत की है। 2 साल का ये पाठ्यक्रम अगस्त 2021 से शुरू किया जाएगा। IISc का इंस्ट्रूमेंटेशन और अप्लाइड फिजिक्स विभाग इस कार्यक्रम के तहत 20 विद्यार्थियों को उन्नत अनुसंधान और उद्योगों के लिए प्रशिक्षित करेगा। भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा प्रस्तावित इस परास्नातक कार्यक्रम में BE, BTech या इसके समकक्ष इंजीनियरिंग डिग्रीधारी या 4 साल BSc, MSc कर चुके छात्र आवेदन कर सकते हैं। आवेदनकर्ताओं का चयन गेट में आई रैंक और इंटरव्यू के द्वारा किया जाएगा। चयनित विद्यार्थी पहले सत्र में सामान्य कोर्स पूरा करने के बाद 4 अलग अलग पाठ्यक्रम क्वांटम कंप्यूटेशन एंड सिमुलेशन, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम मेजरमेंट एवं सेंसिंग और मटेरियल्स फॉर क्वांटम टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इन पाठ्यक्रमों को पूरा करने के बाद इच्छुक अभ्यर्थी क्वांटम प्रौद्योगिकी में PhD शोध पूरा कर सकते हैं। क्वांटम तकनीक शोध के क्षेत्र में भारतीय विज्ञान संस्थान सहित टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, IIT मद्रास, IIT मुंबई, रामन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु काम कर रहे हैं, जहां अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है। नौकरियों की बात करें तो मौजूदा वक्त में अकेले भारत में ही लगभग 50,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियों की संभावना है, जो आगे चलकर 2 लाख तक हो सकती है। आज कंप्यूटिंग और सूचना क्षेत्र के अलावा रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले गैजेट्स जैसे स्मार्टफोन्स और GPS में इस तकनीक का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इस क्षेत्र में गूगल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट जैसी मल्टीनेशनल कंपनियों में भी अवसर हैं। इसके अलावा भारत या भारत से बाहर अपना स्टार्टअप शुरू करने की भी अपार संभावना है। ज्ञान विज्ञान में वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द वापस लौटते हैं। अनुच्छेद 91 उपसभापति की कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति से संबंधित है। जब अध्यक्ष पद रिक्त हो या किसी भी अवधि के दौरान जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कर रहे हो, तो कार्यालय के कर्तव्यों का पालन उपसभापति द्वारा किया जाएगा। यदि उपसभापति का पद भी रिक्त है, तो राष्ट्रपति राज्यों के परिषद के किसी भी सदस्य को इस पद पर नियुक्त कर सकते हैं। राज्यों की परिषद की किसी भी बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान उपाध्यक्ष, यदि वो भी अनुपस्थित हैं, तो परिषद तय नियमों के तहत अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी किसी भी सदस्य को सौंप सकती है। और अब नजर डालते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाली कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। 31 मई को पूरी दुनिया में मनाए जाने वाले विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू सेवन के खिलाफ किए गए प्रयासों के लिए
व्यक्तियों और संगठनों को दिए जाने वाले पुरस्कारों का ऐलान कर दिया। इसमें WHO महानिदेशक विशेष पुरस्कार के लिए इस बार बाथ विश्वविद्यालय के टोबैको कंट्रोल रिसर्च ग्रुप के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम चुना गया है। इसके अलावा अलग अलग रीजन के संगठनों और व्यक्तिगत प्रयासों को विश्व तंबाकू निषेध पुरस्कारों के लिए चुना गया है। दक्षिण पूर्वी एशिया रीजन की सूची में 2 भारतीय संगठनों के नाम शामिल हैं। इस बार मध्य प्रदेश वॉलेंट्री हेल्थ एसोसिएशन, राज्य तंबाकू नियंत्रण सेल उत्तर प्रदेश को उनके इस दिशा में किए गए प्रयासों के लिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार से नवाजा जाएगा। तंबाकू सेवन से पूरी दुनिया में कई तरह के कैंसर और स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ी हैं। इसी को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस की शुरुआत की थी, जिसके तहत लोगों को तंबाकू से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक कर उससे बचाव की जानकारी दी जाती है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण पर किए जा रहे अध्ययनों में अब एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। कोलोराडो बोल्डर विश्वविद्यालय के संक्रामक रोग जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए शोध के मुताबिक सिर्फ 2% कोरोना संक्रमित लोग ही वायरस के सुपर कैरियर हैं, जो 90% वायरस लोड को कैरी करते हैं। शोधकर्ताओं ने 72,000 से ज्यादा नमूनों का अध्ययन किया और पाया कि ज्यादा वायरस लोड ही सामूहिक संक्रमण फैलाने के लिए जिम्मेदार है, जबकि कोविड से संक्रमित आधे लोगों ने संक्रमण को बिल्कुल नहीं फैलाया। इस तथ्य पर किए गए दूसरे अध्ययन में विश्वविद्यालय छात्रों द्वारा अपने साथियों में संक्रमण फैलाने की प्रवृत्ति की जांच की गई। देखा गया कि 5 में से सिर्फ 1 छात्र ने छात्रावास में रहते हुए लोगों को संक्रमित किया और उस छात्र में वायरस लोड दूसरे छात्रों से 7 गुना ज्यादा था। इससे अनुमान लगाया गया है कि कोविड-19 वायरस के सुपर कैरियर ही सुपर स्प्रेडर हो सकते हैं। ऐसे में अगर आप किसी सुपर स्प्रेडर के संपर्क में आते हैं तो आपका संक्रमण से बचना मुश्किल होता है, लेकिन ये सुपर स्प्रेडर एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकते हैं। ऐसे में उनकी देखकर पहचान नहीं की जा सकती और यही कोरोना संक्रमण के विस्तार का कारण है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना उचित व्यवहार ही बचाव का एक तरीका है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर DST के इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और DBT बायोनेस्ट द्वारा भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बायोडाइवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी टूवर्ड्स इंटीग्रेटेड नेचर कल्चर सॉल्यूशन शीर्षक के तहत इस आयोजन में संबंधित संस्थानों सहित भारतीय वन जीव संस्थान के वैज्ञानिकों ने व्याख्यान दिया। आपको बता दें, भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सभी संस्थान विशेष दिवस आयोजन पर आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। इसी के अंतर्गत ऑनलाइन आयोजित इस सेमिनार में जैव विविधता के संरक्षण के महत्व एवं उसके विभिन्न पहलुओं और प्रौद्योगिकी एवं सतत विकास के साथ उसके संबंधों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रकृति और संस्कृति आधारित उपायों के महत्व पर जोर दिया गया। गुवाहाटी स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है, जो प्रमुखता से जैव विविधता और इकोसिस्टम पर काम कर रहा है। महाराष्ट्र की एक हेल्थ केयर कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने पहली स्वदेशी सेल्फ कोविड जांच किट विकसित की है। हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने इस किट को मंजूरी दे दी है। कोविड सेल्फ नाम से तैयार इस एंटीजन नैदानिक परीक्षण किट द्वारा घर पर ही दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कोविड जांच की जा सकती है। इसमें नेजल स्वैब द्वारा कंपनी द्वारा तैयार मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा त्वरित जांच की जाती है, जिसके बाद 15 मिनट के अंदर जांच नतीजे आपके मोबाइल पर आ जाते हैं, जिसका खर्च सिर्फ 250 रुपए आता है। कंपनी के मुताबिक बहुत जल्द ये किट देश की 7 लाख से ज्यादा फार्मेसी पर उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा इसे ऑनलाइन भी मंगाया जा सकता है। ICMR के मुताबिक इस किट द्वारा रिजल्ट पॉजिटिव आने के बाद RT-PCR टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस किट का बार बार इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ जरूरत पड़ने पर किट के साथ दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करके ही सुरक्षित जांच करनी होगी। रोगियों के डेटा को लेकर पूरी तरह से व्यक्तिगत निजता का पालन किया जाएगा।
और इसी के साथ ज्ञान विज्ञान के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है news@vigyanprasad.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसाद, 5वां तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी ताजा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर हम फिर हाजिर होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।